वाउचर एंट्री के सेक्शन के अंतर्गत हमने जो भी वाउचर हमारी बुक में मेंटेन करे हैं वो सारे वाउचर हमें यहाँ पे एक एक करके डालने हैं। आपने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का निर्धारण किया, वो कैपिटल अकाउंट अभी तक हमने बनाया नहीं है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हम यहां आके क्रिएट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो आपने वाउचर बनाए, इससे पहले जो आपने लेजर बनाए, उन लेजर को हमने क्रिएशन पे जाके क्रिएट किया। लेजर में नियम कहता है कि आप वाउचर एंट्री के अंतर्गत रहते हुए भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और नियम सही यही है। लेकिन हमने आपको दोनों तरह की मेथड सिखाई है। आप जिस मेथड का भी प्रयोग करना चाहे उस मेथड के अंतर्गत लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हम वाउचर एंट्री पर खड़े होकर भी जो खाता बनाना चाहे, जो लेजर बनाना चाहे, उसी तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं। उसके लिए हमें F6 से प्रेस करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले रिसिप्ट, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है वो पैसा व्यापार के लिए आ रहा है, व्यापार में आएगा, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें उसे रिसिप्ट करना पड़ेगा। यानी कि रिसिप्ट की एक एंट्री हमें पास करनी है। किसकी एंट्री पास करनी है? रिसिप्ट की। रिसिप्ट की एंट्री के लिए हम F6 से प्रेस करेंगे, ठीक है, और साथ में कंट्रोल H प्रेस करें। कंट्रोल H क्या है? कंट्रोल H वाउचर मोड है। क्या है? वाउचर मोड। वाउचर मोड का मतलब क्या होता है? हम टेली में एक वाउचर को अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। सेल का ही वाउचर है तो सेल के वाउचर को हम 3 प्रकार से 4 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मोड टेली के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि रिसिप्ट का वाउचर है तो रिसिप्ट के वाउचर को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब होता है कि एक ही वाउचर में एक से ज्यादा लेन देन को दिखाना। सिंगल एंट्री का मतलब होता है एक ही वाउचर में एक ही लेन देन को दिखाना या दर्शाना। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके कैपिटल अकाउंट में 5 लाख रुपए आपसे प्राप्त हुए, जो व्यापार प्रारंभ करने के लिए हमें पैसा जहां से भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो हमारे पिताजी हो, चाहे बैंक हो, चाहे मित्र हो, चाहे संबंधी कोई भी हो, 5 लाख रुपए आपको प्राप्त हुए। उस 5 लाख रुपए में से उन्होंने आपको 3 लाख रुपए ऑन अकाउंट और 2 लाख रुपए ऑन कैश दिए। अब ये एंट्री हमें एक ही वाउचर में दिखानी है, तो इसके लिए हम इसे डबल एंट्री मोड के अंतर्गत पास करेंगे, क्योंकि इसमें 2 एंट्रियां हैं जिसके अंतर्गत हमें बैंक और कैश दोनों को ही दर्शाना है। और अगर हमें सीधा सीधा ये दिखाना होता है कि 5 लाख रुपये मिस्टर मोहन कुमार सोनानिया से प्राप्त हुए, तो कैश इन मोहन कुमार सोनानिया, यानी कि कैश प्राप्त हुआ 5 लाख रुपए मोहन कुमार सोनानिया से, सीधा सा काम, तो उसको हम सिंगल एंट्री मोड में भी पास कर सकते थे। लेकिन बैंक और कैश दोनों का है तो इसलिए हमें डबल एंट्री मोड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी होगी कि कब डबल एंट्री मोड, कब सिंगल एंट्री मोड हमारे सामने आने वाला है, या किस वाउचर को किस मोड में हमें पास करना है। डबल एंट्री मोड पे जाएं। डबल एंट्री मोड पे जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले देखो क्रिएट। क्यों क्रिएट? CR। अब CR कौन होगा, यानी कि क्रेडिट किसे होना है और डेबिट किसे होना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर CR वो होंगे जिससे हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनके पास से पूंजी जा रही है, और आ कहां पे रही है? हमारे पास, यानी कि व्यापार में। आपके पास नहीं, व्यापार में आ रही है, व्यापार में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे Alt C, अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको Alt C प्रेस करना है। नोट कर ले, Alt C आपको प्रेस करना है अकाउंट क्रिएशन के लिए। और जिनसे भी आपको पूंजी प्राप्त हो रही है, जिनका भी नाम हो, जैसे मान लीजिए कि राम कुमार सोनानिया से हमें पूंजी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया वो कैपिटल अकाउंट में दिया है, व्यापार में दिया, तो सबसे पहले व्यापार का कैपिटल, यानी कि हमें व्यापार को रिचार्ज करना है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पैसा जाएगा। एंटर करें। राम कुमार सोनानिया का एड्रेस आप यहाँ पे देना चाहें तो एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। एंटर करें आगे, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश, इंडिया, जो भी आप एड्रेस पूरा फिलअप करना चाहें, उनकी बैंक की डिटेल्स अगर हो तो बैंक डिटेल्स से आप दे सकते हो, GST नंबर उनके पास में हो तो वो आप दे सकते हो। फिलहाल इतनी सब बातें नहीं है, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहीं पे देखो लेजर क्रिएशन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी लेजर को ऑन वाउचर एंट्री पे क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, कितना पैसा दिया? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए आ गया। नीचे DR हो रहा है। क्यों रहा है DR? क्योंकि व्यापार में आ रहा है, तो व्यापार में कहां आ रहा है वो आपको दिखाना होगा। व्यापार में कैश आ रहा है या बैंक में आ रहा है?
अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास देख लीजिए आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है कैश। राम कुमार तो वो व्यक्ति जिनसे हमने पैसा लिया है, यहाँ पे कैश आ रहा है। अगर बैंक में आएगा तो आपको वापस अल्ट सी से बैंक का खाता बनाना है। लिखिए SBI बैंक, एंटर करें, अंडर ग्रुप क्या आएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पे आपको अकाउंट नंबर देने हैं, दे दीजिए। IFSC कोड, ठीक है, स्विच कोड नहीं है। ब्रांच कहां पे है, सुजालपुर। ठीक है, चेकबुक इशू कर लीजिए, इससे यस करिए क्योंकि चेकबुक अपन ने दी, और चेकबुक हम इसलिए इशू कर लेते हैं क्योंकि हम जितने भी पेमेंट करेंगे व्यापारियों को, अगर आप बैंक से करें तो बैंक में पेमेंट जब आप किसी को भी देते हो, चाहे NEFT करो RTGS करो, उसमें चेक लगता ही है। बिना चेक के वो NEFT और RTGS नहीं होगा। और वैसे भी आजकल तो बैंक को नेम बना दिया कि आप पेमेंट बिना चेकबुक के भी नहीं निकाल सकते, भले आप NEFT RTGS ना करें तो भी। तो हमें 100 चेक का चेकबुक इशू कर लेना है, तो कुछ भी चेकबुक नंबर दे दीजिए, 6 अंक के रहते हैं। एंटर हो गया, एंड कंट्रोल है। आप चाहे तो पूरा बैंक का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक का, जैसे चित्रांश नगर, सुजालपुर मंडी मेन रोड। ठीक है, जो भी हमारे SBI बैंक सुजालपुर का एड्रेस है। अगर बैंक के सभी बैंक के GST नंबर होते हैं तो आप GST नंबर यहाँ पे बैंक के टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन कंट्रोल है। ठीक है, क्योंकि वो सेव हो गया। अब यहाँ पे कितने लाख रुपए जा रहे हैं, 3 लाख रुपए। किसमें जाएंगे 3 लाख रुपए, हमारे बैंक में। ठीक है, ये डिटेल्स है, आपका ट्रांजेक्शन टाइप्स जो है आपको यहाँ पे दिखाना है, समझाना है इसको कि किस ट्रांजेक्शन टाइप से के अंतर्गत। देखो यहाँ पे आएगा चेक ऑन DD, ई फ्रंट या अदर कोई ट्रांसफर हो। ठीक है, जो भी जिस मेथड्स के अंतर्गत पेमेंट आपके खाते में आया है वो दिखा दीजिए। चेक के थ्रू आया है तो चेक लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जिसके थ्रू भी आया है, जो डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जाए वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, अब बाकी बचा पैसा देखिए, दूसरा भी ऑटोमेटिक DR हो रहा है। ये तब तक DR आएगा जब तक कि आप पूरा अमाउंट फ्लॉप नहीं कर दे। 5 लाख पूरा, 5 लाख पूरा फ्लॉप होना है। ठीक है, अगर अभी भी 2 लाख बचा है, 2 लाख में से 1 लाख आप केस दे देंगे, 1 लाख आप कुछ और मेथड्स में दिखाएंगे तो वापस से वो DR, क्योंकि जो भी पैसा बचा है वो सिर्फ व्यापार में आना है। तो यहाँ पे विद केस हम दे देते हैं कि भैया बाकी बचा हुआ पैसा जो है 2 लाख रुपए हमारे पास में आ गया। इस तरीके से बैंक और केस दोनों को हमने मेंटेन एक ही वाउचर में कर लिया, इसलिए इसकी हमने से डबल एंट्री मोड पे पास किया है। ठीक है, एंटर करेंगे, नीचे नरेशन आती है, यहां आप नरेशन टाइप कर सकते हैं कि अगर उन्होंने पैसा दिया है, टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, भैया उधारी पे लिया हो, कितने समय में देना है, क्या इंटरेस्ट उनका रहेगा इस पैसे का, कुछ भी बातें अगर आपके बीच हो तो वो आप नरेशन में उस वाउचर के सारे डिटेल्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आगे एंटर करें, एंड कंट्रोल ए करें। ये हमारा पहला वाउचर बनके तैयार हो गया। यानी कि हमारे व्यापार में अगर हम यहाँ बाहर आते हैं और बैलेंस शीट अगर चेक करें तो आप बैलेंस शीट में देख पाएंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, देखो दायित्व और संपत्ति दोनों आपके पास में 5-5 लाख रुपए दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यापार में सामने देखो कैपिटल अकाउंट जो है रिचार्ज हुआ है और वही 5 लाख रुपए हमारी संपत्ति भी है, क्योंकि यहीं से हमें व्यापार में सारा पैसा डालना है और जो 5 लाख रुपए हमने लिया है वो व्यापार के लिए लिया है, और बाकी आगे जो कुछ भी काम करेंगे, हम एसेट्स खरीदेंगे, कुछ भी अगर परचेस करते हैं तो वो भी व्यापार के लिए। ठीक है, इस चीज को समझ के आप चले थोड़ा सा। बाहर आ जाएं, वापस वाउचर पे जाएं। वाउचर पे जाने के बाद में अगली एंट्री जो हम करेंगे परचेस की एंट्री करते हैं, क्योंकि अब हम जब वाउचर एंट्री में गए तो सबसे पहले हमने परचेस लिया है। परचेस के अंतर्गत आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पे भी अगर आप कंट्रोल एज प्रेस करते हैं तो इसमें आपको ये वाउचर टाइप से नजर आएंगे। सबसे पहले आइटम इनवाइस। अच्छा, आइटम इनवाइस क्यों आया, क्योंकि हमने F11 फीचर्स के अंतर्गत इन्वेंट्री ऑप्शन को यस कर रखा है। अगर हम इन्वेंट्री ऑप्शन नो करके रखते हैं तो यहाँ पे आइटम इनवाइस ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता, सिर्फ आपको अकाउंटिंग इनवाइस या एस वाउचर, ये 2 ऑप्शन ही आपको नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन हमने टैली को मेंटेनेंस में जो रखा है वो हमारा रखा है इन्वेंट्री मेंटेन।
और अकाउंटिंग, तो दोनों ही ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आए। आप अपने वाउचर को इन्वेंट्री में भी पास कर सकते हैं, आप अपने वाउचर को अकाउंटिंग में भी पास कर सकते हैं, दोनों में आप पास कर सकते हो। इसलिए कंट्रोल एज मोड वाउचर मोड के अंतर्गत दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप आइटम में अगर पास करना चाहें तो आप आइटम इनवाइस सिलेक्ट करें, और आपका लेन देन इस टाइप का हो कि हमने सामने वाले से 5 लाख रुपए का माल ये प्रोडक्ट खरीदा, तो सीधा सीधा वो अमाउंट में विवरण हो जाएगा कि मान लीजिए बूटकॉम कंप्यूटर से 5,000 का माल के रूप में हमने कंप्यूटर 5,000 रुपए के परचेस किए, तो उसके अंदर ये सामने वाला सवाल, मतलब टेली आपसे सवाल नहीं करेगी कि हमने कितना क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी के हिसाब से हमने उसको पेमेंट दिया। सीधा सीधा सा काम है कि 5,000 रुपए का माल हमारी दुकान में आ गया, क्वांटिटी का विवरण नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे आइटम में अगर पास करना चाहें तो यहाँ पे आइटम के अंतर्गत आपको क्वांटिटी का विवरण देना होगा कि आपने किस रेट पर कितने नोट्स खरीदे हैं, वो विवरण आपको यहाँ पे बताना होगा। फिलहाल हम आइटम वाइज से पास करते हैं, आगे सभी हम वाउचर मोड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सप्लायर नंबर आता है। सप्लायर नंबर एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई पक्का बिल लेते हैं तो उस पक्के बिल के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे सप्लायर नंबर वाला ऑप्शन आएगा। ये सप्लायर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी दुकान से कोई माल परचेस करके लेके आए, उस कंडीशन में जो बिल आपको सामने वाले ने दिया है वो बिल आपसे कहीं गुम गया, फट गया, कुछ भी हुआ, सामने वाले को अगर मान लीजिए कि उसकी कोई डिटेल्स आपको कभी भविष्य में देनी हो, उधारी का माल हो, उसकी कोई डिटेल्स देनी हो आपको, और आपके पास अगर पक्का बिल नहीं है तो आपके पास एविडेंस नहीं होता है, तो कभी भी आप टेली में अगर किसी पक्के बिल के आधार पर कोई भी परचेस या सेल का एंट्री करते हैं तो उसमें अगर सप्लाई नंबर है, वैसे सेल में तो सप्लाई नंबर आएगा नहीं, परचेस में आता है, परचेस में आप सप्लाई नंबर अगर आपके पास में तो आवश्यक रूप से लिखें, क्योंकि ये सप्लाई नंबर से सामने वाले को बता सकते हैं कि यह सप्लाई नंबर एक्चुअली बिल नंबर होता है। वो बिल नंबर से आप सामने वाले को कह सकते हैं कि इतने बिल नंबर का साहब मेरा लेन देन है, आप अपनी अकाउंटिंग या टेली के अंदर उसे चेक कर ले, ठीक है, मेरे पास से बिल आपका गुम चुका है। अगर आपके पास सप्लाई नंबर नहीं है तो आपके पास से एविडेंस भी गुम जाएगा, सामने वाला उसका अमाउंट कुछ भी बड़ा घटा के आपको फिर बता सकता है कल से। ये एक विशेष बात होती है। तो सप्लाई नंबर जो भी हो, किस तरह के होते हैं सप्लाई नंबर, जैसे मेरे पास एक बिल है, उसमें सप्लाई नंबर HC/21 माइनस पुराना बिल है तो एक 22 यानी कि 21-22 इसमें सेक्शन आ रहा है, /010600, ये एक तरह का सप्लाई नंबर है। किस डेट पे इशू हुआ था तो मैं दे सकता हूं यहाँ पे साहब, अब ये 1 अप्रैल से मेरा कंपनी स्टार्ट हो रहा तो मैं 31 मार्च 22 की डेट दे सकता हूं। इसके बाद की कोई डेट मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने कंपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट करी, तो मैं उसके पहले माल कैसे खरीद सकता हूं, मतलब बाद में माल कैसे खरीद सकता हूं। तो ये सप्लाई नंबर और डेट भी आप आवश्यक रूप से लिखिए, क्योंकि सामने वाले के यहाँ कोई 1 तारीख में एक बिल नहीं बनता है। अगर आप डेट दे देंगे तो बहुत सुविधाजनक तरीके से वो आपकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो आप डेट जरूर दें। दूसरी चीज आती है यहाँ पे पार्टी नेम। देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई पार्टी बनी हुई नहीं है, यानी कि मैंने किसी क्रेडिटर का निर्धारण नहीं किया। अगले जब भी आप टेली में जाएंगे तो आपको यहीं पे लेजर क्रिएट करना है, आप अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी कि यहीं पे आपको अब अल्टर सी से मैं एक लेजर क्रिएट कर लूं और नाम लिख लेता हूं मैं CB कंप्यूटर, CB कंप्यूटर है ना, सेंट्रिक एडिटर के अंतर्गत गया आएगा क्योंकि क्रेडिटर्स है हमारे। एड्रेस हम दे देते हैं इंदौर, एंटर करें, मध्य प्रदेश इंडिया, पिन कोड उनके हो तो दे दीजिए, GST टाइप से में से यस कर दीजिए जो आपने किया है, एंड देन कंट्रोल से सेव कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास जब बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से तो इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे इस लिस्ट में आपको उनके नेम दिखाई देंगे जिन भी क्रिएटर्स को आपने पहले क्रिएट कर लिया है, जो क्रिएटर्स को क्रिएट आपने किया उनकी लिस्ट सब यहाँ नजर आ जाएगी। उस लिस्ट में से आपको उस क्रिएटर्स को उठाना है जिससे आप माल खरीद रहे हैं। मैंने CB कंप्यूटर से लिया, CB कंप्यूटर कौन है भैया, इंदौर का है, तो यहां ध्यान दे स्टेट मध्य प्रदेश है। अगर आप IGST कैलकुलेट करते हैं तो वो मध्य प्रदेश के बाहर का होगा तो ही लग पाएगी, ठीक है, वरना CGST SGST दोनों मध्य प्रदेश पे लगेगी। यहाँ पे आपको एक अकाउंट यहीं खड़े होकर क्रिएट करना है, उसका नाम है परचेस लेजर। परचेस लेजर के अंतर्गत अल्ट C से आप एक लेजर बनाइए, उसे लिखिए परचेस अकाउंट। क्या लिखना है, परचेस अकाउंट का लिखना है यहाँ पे, परचेस
इसमें से A/C कर दीजिएगा, ठीक है। और अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट क्या आएगा, परचेस अकाउंट। बस बाकी कुछ नहीं करना है, सीधा कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी परचेस है वो हमारे परचेस अकाउंट के अंतर्गत चले जाएंगे, हमारे जितने भी सेल्स है वो सब हमारे सेल्स के अंतर्गत चले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आइटम हम क्या ले रहे हैं, उदाहरण के लिए हमने मदरबोर्ड खरीदा, तो यहाँ पे मेरे पास आइटम से भी है क्या, चलो मदरबोर्ड मेरे पास है तो मैं मदरबोर्ड ले लेता हूँ। कितनी क्वांटिटी मैंने सेल परचेस करी है, 20 क्वांटिटी यहाँ जाएगी। रेट आपने परचेस डाले हैं आपकी बुक में, इसलिए मैंने आपको रेट वाला कॉलम बनवाया है। तो आप रेट यहाँ पे जो भी आपने डाले, जैसे मान लीजिए मेरे एक मदरबोर्ड की कीमत 8500 है, एंटर करें, 8500 मैंने दे दिया। ये ऑप्शन क्यों आया नीचे, अगर एक बिल में एक से ज्यादा आइटम्स आपके पास में हो तो वो आइटम आपको यहाँ आके डालना है, ठीक है। अगला कोई आइटम, जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी से तो कुछ है नहीं कि हम एक मदरबोर्ड लेने के लिए इंदौर गए, हम और भी आइटम लेंगे, और स्वाभाविक बात है। जैसे मेरे बिल के अंदर भी देखिए, यहाँ पे एक आइटम लिखा, उसके नीचे भी हो। अब ये पूरा लिस्ट फ्लॉप हो सकता है आइटम्स में, इतने सारे आइटम्स में ले सकता हूं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नीचे वो आइटम आएगा। इंटर करिए, अगर आइटम नहीं हो तो इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको CGST SGST, अब देखो जब अपन इस सेक्शन से यानी कि इस लाइन से बाहर आ जाते हैं, ये जो आपको टोटल वाला लाइन दिख रहा है ना, इससे आप बाहर आ गए तो टेली के अंदर अदर फीचर्स, अब जैसे मान लीजिए कि GST कैलकुलेशन करना है तो यहां होगा। मान लीजिए आपको इस बिल के अंतर्गत राउंड ऑफ लगाना है तो वो यहां होगा। मान लीजिए इस बिल के अंतर्गत आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस चार्जेस हुआ साहब, क्योंकि जब माल ट्रांसपोर्ट पे आता है तो उसमें इंश्योरेंस चार्जेस भी लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगता है, ऐसे कई तरह के चार्जेस व्यापार के अंदर होते हैं। भाड़ा आपने दिया तो वो यहाँ पे हम वाली जैसे अपन कहते हैं वो आपकी यहाँ पे लगनी है, ठीक है। ऐसे कई तरह के चार्जेस व्यापार के अंतर्गत। डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो डिस्काउंट सेपरेट कॉलम के अंतर्गत भी दिया जा सकता है और डिस्काउंट यहाँ से भी दिया जा सकता है, तो उसे भी आपको देना है। CGST SGST कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका यहाँ पे होगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप जो कुछ भी अदर कैलकुलेशन होंगे वो हमें इस स्तर पे यानी कि वाउचर एंट्री में यहाँ पे आके दे दें, ठीक है। ऐसे कई तरह के विवरण हम आगे वाउचर एंट्री के अंतर्गत देखेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। CGST SGST का अकाउंट बनाना है तो कंट्रोल C, सॉरी अल्टर C से हम यहाँ पे CGST SGST का खाता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले CGST लिखेंगे, ठीक है, स्पेस इनपुट, एंटर करें। अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस आएगा क्योंकि आपने GST को ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेस एंड टाइप, ड्यूटी एंड टाइप्स के अंतर्गत क्या आएगा, GST आएगा, GST ले लें, ठीक है। टैक्स टाइप के अंतर्गत क्या आएगा, C अगर है तो सीधा सा है कि सेंटर टैक्स है, तो सेंटर टैक्स सिलेक्ट करें और कुछ ना करें, सिर्फ कंट्रोल ए करें, यह आपका GST बन गया। हमारा GST आया नहीं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे का कारण हो सकता है कि शायद हमने F11 पे यहाँ पे GST नंबर लिखे नहीं होंगे, देखिए इसलिए नहीं आया, इसलिए मैंने आपको 3 नंबर लिखवाया। अगर यहाँ पे 3 नंबर नहीं होंगे तो आपका GST कैलकुलेट नहीं होगा, तो 3 नंबर डाल दीजिए जो भी हो, 23FFH ठीक है। ये थोड़ा सा जरूरी वर्क है इसलिए मैंने आपको GST वही फ्लॉप करवा दी थी। कंट्रोल ए कर दे, एंड कंट्रोल ए कर दे, थोड़ा सा मेरे को डाउट लग ही रहा था वहां पे। देखो यहाँ पे अब जैसे GST नंबर आ जाएंगे ना, तो इस परचेस अकाउंट के बाद जब आप आएंगे नीचे वापस से, तो यहाँ पे आपको टैक्सेशन क्लासिफिकेशन नजर आएगा। इस ऑप्शन को जब तक आप एक्यूरेट आंसर इसमें नहीं देंगे तब तक आप GST या CGST IGST कुछ भी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन दिखाना ही पड़ेगा कि आपका टैक्स क्लासिफिकेशन क्या है। तो जैसे आप P प्रेस करेंगे तो परचेस पे लगने वाले जितने भी टैक्स क्लासिफिकेशन है, देखो इतने प्रकार के GST स्लैब्स होते हैं, आप देखें ध्यान से, तो यानी कि परचेस पे इतने प्रकार के तरह के GST कैलकुलेट होते हैं GST के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्ट करना परचेस टैक्सेबल। क्या सिलेक्ट करना है, परचेस टैक्सेबल। अगर हमारा आउट ऑफ स्टेट है, जो स्टेट के बाहर का परचेस है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे इंट्रा स्टेट परचेस टैक्सेबल। अगर वो आउट ऑफ स्टेट है तो इंट्रा स्टेट आएगा, और स्टेट के अंतर्गत है तो परचेस टैक्सेबल आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि उसका नेचर क्या है, नेचर यानी कि
जो जीएसटी आप लगा रहे हो वो किस नेचर यानी कि किस जीएसटी के मेथड्स के अंतर्गत जीएसटी परचेस पे लगना है वो डिक्लेयर करिए आप पहले। तो आपको यहां से डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि साहब जो परचेस हम कर रहे हैं वो परचेस इस प्रकार का परचेस है और इसके अंतर्गत जीएसटी हम उससे वसूल कर, मतलब जीएसटी हम सामने वाले को दे रहे हैं, परचेस में जीएसटी हम देते हैं तो हमने इसके अंतर्गत जीएसटी दिया है, तो हम यहाँ पे कहेंगे परचेस टैक्सेबल। परचेस टैक्सेबल देने के बाद में जैसे आ जाएंगे यहाँ पे अभी भी हमारा सीजीएसटी नहीं आया, एसजीएसटी बना के देखते हैं अगर आ जाए तो। एस जी एस टी का खाता हमने बनाया, ठीक है। इसमें भी इनपुट ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड जीएसटी के अंतर्गत स्टेट टैक्स ये आएगा, है ना, एंड कंट्रोल है। अभी भी दोनों नहीं आ रहे हैं। जीएसटी का परसेंटेज है। अब अगर गड़बड़ है तो थोड़ा सा यहाँ आपको इसको देखना पड़ेगा कि जो हमने आइटम्स लिया है इस आइटम के अंतर्गत यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं है, थोड़ा सा यहाँ आके आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि इस पे जीएसटी के परसेंटेज निर्धारित नहीं है। तो ऐसे कई तरह के प्रॉब्लम आपको भी फेस आउट होगी, ठीक है। उनको भी आपको समझना होगा कि क्यों जीएसटी हमारा कैलकुलेशन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप जीएसटी डिक्लेरेशन में देना चाहिए कि H110 है, ठीक है, और HSN नंबर जो भी हम देना चाहें यहाँ पे उसके दे दीजिए, ठीक है। ऑन वैल्यू है और यहाँ पे जो टैक्सेबल आएगा मैंने आप पहले बताया है और 18% जीएसटी इसमें काउंट करना है, ठीक है। अब आप जैसे करेंगे दोनों जीएसटी आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से आप जीएसटी अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ कारण आपको समझना पड़ेगा कि किस कारण से हमारा जीएसटी नहीं आया। देखो हमने जैसे जीएसटी का कंप्लीट पैरामीटर से पास कर दिए, जीएसटी ऑटोमेटिक हमारे सामने निकल के आ जाएगा। बट जीएसटी खुद ऑटोमेटिक निकलता है, ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, टेली खुद उसे कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब आप जरा यहाँ आ जाइए। अगर आपके जो अमाउंट्स हैं जो आपने आपकी वाउचर एंट्री में भी बुक में लिखे हैं वो ये अमाउंट और आपका अमाउंट मैच करना चाहिए, इस चीज को समझ के चलें, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 20 मल्टीप्लाई 8,500 जो हमने लिया था, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दे रखा है, लेकिन उसमें जीएसटी नहीं जुड़ी है। जीएसटी आपको प्लस होने के बाद जीएसटी नीचे की तरफ दिखाई देगी, तो ये अमाउंट और आपकी बुक में लिखा हुआ अमाउंट चाहे वो सेल का हो या परचेस का हो आपको मैच करना है, ये बात आप समझ के चले, ठीक है। वाउचर एंट्री अगर अदर कोई चार्जेस हो तो इसके नीचे अदर कोई चार्जेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, जो हम आगे जाके अभी देखेंगे। एंटर करेंगे एंड एंटर करें। देखो अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आपके सामने आने वाला है, बिल वाइज डिटेल्स। देखो क्योंकि हमने F11 फीचर्स के अंतर्गत बिल वाइज डिटेल को यस कर रखा है। बिल वाइज डिटेल का यही महत्व है कि यहाँ पे आप जब भी कोई लेन देन करेंगे तो टेली आपसे कुछ चीज जानकारी में मांगेगी कि ये जो बिल बन रहा है ये बिल किस हिसाब से बन रहा है। देखो इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, टाइप ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब इसमें किस तरह का संबंध है। सबसे पहला आता है एडवांस। एडवांस किस कंडीशन में होता है, माल लिया नहीं उसके पहले हमने पैसा दे दिया कि साहब एक काम करिए आप पैसा रख लीजिए, आप माल जब आ जाए तब पहुंचा दीजिएगा। एक विश्वास की बात होती है व्यापार में, व्यापारी के ऊपर बहुत यकीन करता है क्योंकि व्यापार विश्वास का एक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं कि सर आप एडवांस पेमेंट ले लीजिए, ठीक है, और जो माल है वो आप हमें पहुंचा दीजिएगा जब आपके पास अवेलेबल हो जाए। अगेंस्ट रेफरेंस कब काम में आएगा, जब पूर्व लेन देन हो। जैसे मान लीजिए कि जब हम इन्हें पेमेंट करेंगे, जैसे अभी हम परचेस कर रहे हैं, जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो पेमेंट की स्थिति में यह ऑप्शन आपके सामने आएगा, इसे हम कहेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। पूर्व लेन देन हो तो अगेंस्ट के अंतर्गत आपको दिखाई देगा कि इनका पिछला इतना बाकी है या इतना आपको देना है, वो अगेंस्ट में आ जाएगा। न्यू रेफरेंस, जब हम पहली बार कोई लेन देन कर रहे हैं उस कंडीशन में न्यू रेफरेंस आएगा। जैसे अभी आप फर्स्ट टाइम इनसे लेन देन कर रहे हैं या अगला कोई आप वाउचर बनाएंगे तो उसमें भी न्यू रेफरेंस आएगा। अब ये मत सोचेंगे सर पहले से तो हम लेन देन कर चुके फिर ये न्यू के तो ओल्ड हो गए, ऐसा नहीं होता है। अब जब भी एक नया वाउचर बनाएंगे उस एक नए वाउचर के अंदर एक नया लेन देन होता है, नए लेन देन का विवरण आएगा, तो टेली उससे हमेशा न्यू रेफरेंस मान के चलती है। अगेंस्ट ओन अकाउंट क्या होता है, देखो ओन अकाउंट के अंतर्गत जब पेमेंट को हमें टुकड़ों में जमा करना है, यहाँ पे ओन अकाउंट वाला ऑप्शन यूज में नहीं आएगा, ठीक है।
या ओन अकाउंट का मतलब होता है कि भैया सीधा हमने खाते में पेमेंट कर दिया, ये भी हम मान सकते हैं। या फिर एक स्थिति में ओन अकाउंट यहाँ भी काम आएगा कि जब हमें पेमेंट को टुकड़ों में देना है। ऐसे मान ली 2 लाख है, 2 लाख में से हमने, अब जैसे हम पेमेंट करने के लिए जाएगा तो टेरी तो बोलेगी भैया 2 लाख है तो 2 लाख एक साथ दे दो, लेकिन इतना है नहीं। तो अगर हम सामने वालों को टुकड़ों में पेमेंट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी ओन अकाउंट का प्रयोग हम करें तो जो पेमेंट है हमारा उस स्थिति में जितना हम जमा करेंगे उतना जमा हो जाएगा, बाकी का शेष रह जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों चारों ऑप्शन का उपयोग आगे भी करेंगे। ठीक है, देखो अब ये सप्लाई नंबर, देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये सप्लाई नंबर बहुत उपयोगी है, यहाँ पे भी आएगा। अब डेट, ड्यू डेट क्या है, देखो ड्यू डेट का मतलब है कि कब इनको पेमेंट करना है, वो डेट भी आप यहीं दे दीजिए। किस डेट, जो बात हुई सामने वाले की भैया 1 महीने में कि 2 महीने में कि हम आपको पेमेंट करेंगे, तो जो डेट है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। जैसे आपने 1 अप्रैल को किया तो हम बोल सकते हैं कि साहब 1 अप्रैल से 1/5/22, सेक्शन हमारा अभी 22 से चल रहा है इसलिए 22 से आएगा इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से 22 को पेमेंट करेंगे साहब। ठीक है, देखो नरेशन यहाँ भी आ रही है। ठीक है, जो नरेशन यहाँ पे आ रही है, तो नरेशन का मतलब होता है कोई भी लेन देन का विवरण आप यहाँ पे टाइप करें कि अगर आपकी कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात अगर हुई हो कि भैया अगर आप पेमेंट लेट करेंगे तो हम आपसे ब्याज लेंगे, तो कुछ भी कंडीशन हो आप यहाँ पे बता दीजिए एंड एंटर। इस तरह से हम परचेस का एक वाउचर कंप्लीट कर पाएंगे। एंड देन कंट्रोल है, इसी को सेल करना है, F8 प्रेस कर दीजिए। देखो पहला आपने लिखा है पार्टी। पार्टी कौन होती है, जिससे हम माल खरीदते हैं बेचते हैं, वो पार्टी होती है। परचेस में भी पार्टी आपसे पूछी जा रही थी और सेल में भी पूछी जा रही है। केस कर दें, क्योंकि हमने लिखा है परचेस जो है, सॉरी सेल हम जो है वो केस कर रहे हैं। अगर वहां पे किसी का नाम होता तो आपने जो डेबिटर्स बनाए उन डेबिटर्स में से किसी का नाम होता तो उस डेबिटर को वहां पे सिलेक्ट करना होता। आपके पास डेबिटर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगर बनाना चाहूं तो वो अल्टर सी से मैं बना सकता हूं, लेकिन फिर भी बायर्स में यहाँ नेम लिखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो बिल है कैश का है कैश का बिल, लेकिन फिर भी बायर्स के अंदर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हम नगद का बिल बनाए या उधार का बिल बनाए, व्यक्ति का विवरण जरूरी है कि हमने किसको माल दिया। कल से अगर किसी चीज की भूल की मिलान करनी हो तो कैसे करेंगे भाई, नगद तो नगद कौन नहीं, उसका नाम यहां देना ही पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने रूप कुमार को माल दिया। देखो अब ये रूप कुमार मेरा डेबिटर्स है, लेकिन मेरे खाते में सेव नहीं है क्योंकि मैं नगद के विवरण के अंतर्गत रूप कुमार को ले रहा हूं। हाँ, अगर मेरा परमानेंट व्यापारी है या फिर मैंने उसको उधार दिया है, परमानेंट कस्टमर है या मैंने उसको उधार दिया है, तो उस कंडीशन में मैं इसका लेजर सेव भी कर सकता हूं, यानी कि लेजर मुझे बनाना पड़ता। अभी फिलहाल केस की एंट्री है तो मैं यहीं पे रूप कुमार टाइप कर सकता हूं और रूप कुमार की जो भी डिटेल्स, उनका एड्रेस वगैरह जो कुछ भी हो वो सब मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दे सकता हूँ। ठीक है, एंड इनके पास जीएसटी वगैरह हो तो दे दीजिए, नहीं हो तो कंट्रोल करके आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखो सेल लेजर आ गया। परचेस लेजर में हमने परचेस बनाया था और सेल लेजर में सेल बनाएंगे, SALE/C। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे अंडर ग्रुप सेल अकाउंट आ जाएगा क्योंकि सेल में चला जाएगा। ठीक है, एंड देन कंट्रोल है, ये हमारा सेल अकाउंट बन के तैयार। टैक्स क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पे सेल टैक्सेबल आएगा, वहां परचेस टैक्सेबल आया था, यहाँ क्या आएगा, इसे आपको देना ही है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेशन नहीं होगा। जीएसटी में बताना पड़ता है कि सेल किसके अंतर्गत है, परचेस किसके अंतर्गत है, क्या नेचर है जीएसटी का, और नेचर आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। यहां से एंटर करें। इसके बाद में क्या बेचा आपने, मदरबोर्ड, कितने पीस बेचे। देखो आप जब यहां आएंगे तो ये आपको स्टॉक लिस्ट दिखाएगा। किसी भी आइटम को जब आप खरीदेंगे तो उसके अंदर स्टॉक लिस्ट सेव होती है, और जब आप बेचेंगे तो वो टोटल स्टॉक लिस्ट के साथ में यहाँ पे अवेलेबल होता है और आपको बताता है किस चीज की कितनी कितनी क्वांटिटीज आपके पास रखी हुई है। देखो मदरबोर्ड 20 क्वांटिटीज है, हमेशा क्वांटिटी चेक करके बेचे। ऐसा नहीं कि बस अपने पास लिखा है तो कुछ भी बेच दे, वरना क्या होगा, स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हे मदरबोर्ड 20 है तो अपन बेच सकते हैं, कितना 10। हमने 8500 में लिया, हम रेट बढ़ा के देंगे, वो हमारी इच्छा पे या फिर आपने जो लिखा है उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए मैंने इसे 9500 में बेच दिया 1000 प्लस करके। ठीक है, एंटर करें, एंटर करें। अगला कोई आइटम है नहीं हमारे पास, एंटर करें। यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी के फिर खाते बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब आउटपुट बनेगा। हमने इनपुट आउटपुट दोनों में बनाए थे, यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट आएंगे, तो यहाँ पे आपको लेना है सीजीएसटी। ठीक है, आउटपुट, एंटर। अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, एंटर करें।
जीएसटी, और जीएसटी काय में आएगी साहब, सी है तो सेंटर में आएगी और कंट्रोल ए कर दे। आ गया देखो जीएसटी अब यहाँ पे निकल के एक बार में। क्यों आ गया? क्योंकि अब हमारे पैरामीटर सब कंप्लीट है। पहले हमने आइटम्स के अंदर जीएसटी कैलकुलेशन नहीं किया था, जीएसटी नंबर नहीं दिए थे, इसलिए जीएसटी हमारा रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था। यहाँ पे वापस आएंगे, कंट्रोल अल्टर सी करते हैं, वापस से जीएसटी, आउटपुट एंटर एंड जीएसटी, ठीक है, एंड स्टेट टैक्स एंड कंट्रोल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, एस हो यानी कि स्टेट, सी हो तो सी, क्योंकि अगर आप यहां से गलती करेंगे तो आप जीएसटी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको यहां से क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेट है और ये सेंटर है, क्योंकि यहीं से जीएसटी समझेगी कि ये स्टेट में जाएगा और ये सेंटर में जाएगा। वरना दोनों अगर आपने गलती से सी को एस में और एस को सी में कर दिया तो दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको क्लासिफाई अनिवार्य रूप से सही तरीके से करना है। एंड कंट्रोल है, देखो दोनों जीएसटी आ गए, ठीक है। बस अब हमें इसको सेल कर देना है, ये सेल हो गया, कंट्रोल ए कर दी। इस तरह से आप आइटम को सेल कर पाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह से वाउचर एंट्री यहाँ अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। पेमेंट की एंट्री में भी पेमेंट आपको करना है, रिसीव की एंट्री हो तो रिसीव्ड की करना है, ठीक है। अभी हम कुछ दिन वाउचर एंट्री पे ही फोकस करेंगे। तो जब आपका वाउचर एंट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम टेली में अगली चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।